वेलकम बैक टू एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल इंक बुक। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल इंक बुक पर। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में। आखिर इसको लाने के मेन उद्देश्य क्या थे, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझेंगे और आप बिना स्किप किए क्लास में जुड़े रहिएगा। जितने भी डाउट होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आपके, वो सब क्लियर होने वाले हैं आज की क्लास में। एंड में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। जीएसटी आखिर है क्या? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत का एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर लगाया जाता है। इसका जो प्रमुख अवधारणा यानी कि मोटो क्या है? वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स। आखिर जीएसटी लाया क्यों गया? जीएसटी के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को पहले समझ लेते हैं। विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू किस देश में हुआ? विश्व में सबसे पहले जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू हुआ। वाजपेयी सरकार ने जीएसटी समिति बनाई। 2002 में विजय केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश हुई और 2003 तक इसकी चर्चा चलती रही। 2006 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने जीएसटी का प्रस्ताव रखा बजट में। 2016 में आखिर क्या हुआ? 2016 में 101वां संविधान का संशोधन हुआ और उसमें संवैधानिक दर्जा जीएसटी को दिया गया। जीएसटी को संवैधानिक दर्जा किस में मिला? तो इसका जो आंसर बनेगा वो है 101वां संशोधन। इसके बाद 1 जुलाई 2017 को यह जीएसटी पूरे भारत में लागू कर दिया गया, वन नेशन वन टैक्स के मोटो से। 8 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। यह एक अंतिम राज्य था जो 8 जुलाई को यहाँ पर 2017 में जीएसटी लागू किया गया। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब क्वेश्चंस ये भी बनते हैं कि दुनिया में जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? अभी हम लोगों ने टाइमलाइन में जाना कि दुनिया में सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुआ था वह फ्रांस में लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? 1954 में लागू हुआ था। अब अक्सर होता क्या है एग्जाम में? तो एग्जाम में होता क्या कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया में जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो बहुत बार कनाडा ऑप्शन देकर कंफ्यूज किया जाता है। ये लिख दिया है अपने पीडीएफ में इसलिए ताकि क्लास के बगैर जब पीडीएफ से आप पढ़ें तब भी आपको क्वेश्चन देख करके उसका जो एग्जाम ट्रैप है वो पढ़ करके ये आपको समझ आ जाए कि हाँ इस चीज़ में एग्जाम में आपको फंसना नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया गया दुनिया में जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो यहाँ ऑप्शंस में आपको कनाडा भी दिया जाएगा क्योंकि कनाडा क्या है, भारत ने जो जीएसटी मॉडल लिया है वह कनाडा से ही लिया है। मोस्टली बच्चे इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अगर ऑप्शन कनाडा आपको दिखता है तो कनाडा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सही नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन होता है दुनिया में जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, इसका आंसर फ्रांस होगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आया है भारत का जीएसटी मॉडल किससे प्रेरित है, किस देश के मॉडल से प्रेरित है, तो ये कनाडा से प्रेरित है। भारत में ड्यूअल जीएसटी मॉडल लागू है। केंद्र के लिए सीजीएसटी, स्टेट के लिए एसजीएसटी। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जीएसटी क्यों लाया गया। जीएसटी आने से पहले जो टैक्स थे वह वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी, लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करते थे। और पहले ये बहुत ही जटिल टैक्स हुआ करते थे और अलग अलग राज्य में अलग अलग परसेंटेज भी टैक्स का हुआ करता था, जिससे क्या होता था कि व्यवसाय जो थे उनको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी देश में व्यापार करने के लिए। पुराने टैक्स सिस्टम में जो कमियां थी वह यह थी कि कैस्केडिंग इफेक्ट्स भी था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। इससे क्या होता था, व्यापारियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। कैसी प्रॉब्लम? जैसे मान लो उन्होंने कोई रॉ मटेरियल लिया, एग्जाम्पल के तौर पे लेना
रॉ मटेरियल उन्होंने 100 रुपये का लिया, तो जब उन्होंने रॉ मटेरियल परचेस किया तो उन्होंने उस पर 10% टैक्स दिया। मीन्स वो रॉ मटेरियल उनको 110 का पड़ा, 110 का पड़ा। मीन्स रॉ मटेरियल लेते समय उन्होंने ऑलरेडी 10% दिया हुआ है टैक्स। जब उन्होंने कोई प्रोडक्शन किया, कोई वस्तु बनाई, तो जब सेल किया 200 में मान लो, तो उसमें सेल करते समय उन्होंने 200 का सेल किया, उस पर 10% लगा टैक्स। जब 200 का बना तो उसमें भी 10% टैक्स लगा, मीन्स 20 रुपये। तो टोटल जो पहले टैक्स जाता था वो 30% हो गया। मीन्स 10% ऑलरेडी उस रॉ मटेरियल के लिए दे रखा है, और उसी रॉ मटेरियल का यूज़ करके जो दोबारा उन्होंने प्रोडक्शन किया है, कोई वस्तु बनाई है, तो उस पर भी 10%, जैसे 200 का बनाया तो उस पर भी 10% लगा दिया, यानी कि कितना हो गया 20। और टोटल उनको टैक्स कितना देना पड़ जाता था 30। 10 पहले रॉ मटेरियल जब लाते थे एंड बाद में 20, टोटल उनको टैक्स पड़ता था। मीन्स टैक्स पर भी टैक्स पड़ता था, जिस चीज़ के लिए वो दे चुके हैं उस पर दोबारा टैक्स लग जाता था। बट जीएसटी आने से क्या हुआ, जीएसटी जब से आया तो इसमें एक आईटीसी सिस्टम होता है, मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि व्यापारी ने जिस वस्तु पर पहले टैक्स दे दिया है उस पर टैक्स दोबारा नहीं लगेगा। जैसे मान लो अब वही चीज़ रॉ मटेरियल जीएसटी के बेस पे जब खरीदेगा कोई व्यापारी, तो जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी रॉ मटेरियल में, तो उन पर 10% टैक्स ऑलरेडी लगा, तो 110 का पड़ा। मीन्स वो रॉ मटेरियल जो खरीदा था उन्होंने, तो उसका 10% वो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। अब जो प्रोडक्शन होगा, मान लो उन्होंने कोई चीज़ बनाई 200 की बेच रहे हैं, तो उसका जो 10% है 20 रुपये हुआ, 20 रुपये बना। पहले के सिस्टम में क्या था कि वो 20 रुपये पूरा उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता था, बट 10% का जो 20 रुपये निकल गया वो 20 रुपये नहीं देना होगा। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट है वन नेशन वन टैक्स। अब वन नेशन वन टैक्स का मेन तात्पर्य क्या है? वन नेशन वन टैक्स का मेन तात्पर्य है कि पूरे भारत में एक समान टैक्स व्यवस्था। मीन्स अब जो व्यापारी है वह बहुत ही खुले मन से भारत के किसी भी प्रदेश में अपना व्यापार कर सकता है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रदेश में जो वो जाएगा तो उसको सेम टैक्स देना पड़ेगा। पहले के सिस्टम की अपेक्षा बहुत ही सहूलियत उनको हो गई है। पहले के सिस्टम में उनको अलग अलग प्रदेश के लिए अलग अलग परसेंटेज टैक्स देना पड़ता था, कागजी सिस्टम अलग अलग होता था, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अब ये जो मोस्टली जितने भी हैं ये सभी ऑनलाइन पोर्टल पर उनको रजिस्टर करके ईजिली सेम पैमाने पे व्यापार कर सकते हैं भारत के किसी भी कोने में। नेक्स्ट है व्यापार आसान बनाना। इससे क्या है, व्यापार आसान बना कि नहीं बना? जब सेम टैक्स होगा पूरे भारत के हर एक स्टेट में, तो किसी भी व्यवसाय के लिए व्यापार करना आसान होगा। किसी भी प्रदेश में जाकर के वह व्यापार कर सकता है कि नहीं? मान लीजिए पहले महाराष्ट्र में कोई कंपनी थी, पहले के टैक्स के अकॉर्डिंग समझिए, तो वहाँ पर उनको पता था कि सबसे कम टैक्स यहाँ देना पड़ता, तो कोई भी व्यवसायी क्या करता था कि जिस स्टेट में टैक्स सबसे कम था वहाँ पर वो यूनिट अपनी लगाते थे, मीन्स कंपनी लगाते थे। तो उस राज्य का ग्रोथ ज़्यादा होता था जहाँ कंपनियाँ बनती थी, क्योंकि वहाँ रोजगार के अवसर लोगों के लिए निकलते थे। किंतु जब से जीएसटी आया है तो हर व्यवसायी किसी भी राज्य में जा करके टेंशन फ्री होकर के कंपनी अपनी खोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसे सेम टैक्स पे करना पड़ेगा चाहे वह किसी भी राज्य में अपनी यूनिट को ओपन करे। समझ में आया कि नहीं? सेम टैक्स रहेगा, सेम, उसके रूल अलग नहीं होगा। नेक्स्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। टैक्स पे जो टैक्स लगता था, मतलब एक बार टैक्स दिया है ऑलरेडी, फिर देन प्रॉफिट कमाएंगे, जो प्रॉफिट जनरेट होगा उस पर भी जितना टैक्स आ रहा है उसका भी 10% जाता था, तो टैक्स पे टैक्स लगता था। जीएसटी आने के बाद वो भी खत्म हो गया। क्लियर हुआ ना? डिजिटल टैक्स सिस्टम हुआ, मीन्स ऑनलाइन रिटर्न और ट्रैकिंग होने लगी, इनवाइस जनरेट हुए। अब इनवाइस जनरेट डिजिटल टैक्स सिस्टम में इनवाइस का सिस्टम आया कि मतलब जो भी सेलर होगा वो एक इनवाइस जनरेट करेगा कि उसने किसी भी कस्टमर को कोई चीज़ बेची है तो कितने परसेंटेज टैक्स पर बेची है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड
डिजिटली रहेगा, जिससे क्या होगी, टैक्स चोरी रुकेगी और पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास भी रहेगा और उस सेलर के पास भी पूरा डाटा रहेगा, जिससे उस सेलर को भी टैक्स की जानने की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी कि कितना उसने टैक्स भरा हुआ है, ये उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास भी रहेगा कि कितना % टैक्स इससे आता है। क्लियर? नेक्स्ट है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आखिर ये एक प्रकार है, ऐसा समझ लीजिए। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या है? तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां वस्तु सेवा का उपयोग होता है। अब ये एक तरीके से जीएसटी का जो आईजीएसटी पार्ट आप पढ़ेंगे, आईजीएसटी यानी कि इंटर गुड्स सर्विस टैक्स जो है, उससे मतलब इंट्रा स्टेट जो होता है, उससे इंटर स्टेट जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापार होता है, तो जब कोई वस्तु किसी दूसरे राज्य में भेजी गई जहां उसका उपयोग होगा, है ना, तो जिस राज्य की यूनिट ने वो वस्तुएं भेजी हैं, टैक्स उस पर लगेगा, है ना। 18% जैसे किसी चीज पे टैक्स लगा, अब वो 18% डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उसका हाफ 50% जो टैक्स है वो किसको देगा? उस राज्य को जहां पर वह वस्तु उपयोग में लाई जाएगी। वह होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब किसी चीज का व्यापार होगा तो उसमें डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगेगा। क्लियर? पहले की व्यवस्था में क्या लिखा है? वैट, ओरिजिन बेस्ड टैक्स। मीन्स पहले की व्यवस्था में ये था कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग % होता था टैक्स का, है ना। मीन्स अलग अलग जो स्टेट्स होते थे वो टैक्सेस डिसाइड करते थे कि उनको कितना % लेना है। सभी स्टेट्स का 28 स्टेट्स का सभी का अलग अलग % होता था। तो कंपनियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि यहाँ मान लो कोई चीज़ महाराष्ट्र से यूपी भेजी गई, तो यूपी वालों ने कहा कि मुझे 20% चाहिए, और वही महाराष्ट्र से उन्होंने गोवा भेजा तो उन्होंने कहा 10% चाहिए। तो सभी का ये जो वैट था अलग अलग % पे था, है ना। तो प्रॉफिट जो कंपनी को होती थी कहीं पे ज़्यादा हो जाता था, कहीं पे कम प्रॉफिट होता था, इस तरीके का सिस्टम था। वर्तमान जो व्यवस्था है वह डेस्टिनेशन बेस्ड है, यानी कि जीएसटी के अंडर में जो आता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसमें क्या होता है, आप भारत के मतलब कंपनी जो है, कंपनी भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं पे भेजे। मान लो कोई कंपनी महाराष्ट्र की है या फिर मध्य प्रदेश की है, किसी भी राज्य की है, उसने कोई प्रोडक्शन किया और उस प्रोडक्शन को उसने कहाँ भेजा, मान लो जम्मू एंड कश्मीर में भेज दिया या फिर हरियाणा भेज दिया, है ना। तो हरियाणा जब भेजेंगे तो किसी भी स्टेट में भेजो, तो उस जो प्रोडक्ट का स्लैब डिसाइड किया गया है, जितना % जीएसटी डिसाइड किया गया है, वह सीधे जो जीएसटी है वह किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और वह सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 50% जो टैक्स है, 50% जो अमाउंट होगा वो किसको दे देंगे? उस राज्य को देंगे जहां पर वह प्रोडक्ट भेजा गया है। मीन्स उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले राज्य को भेजा जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, जीएसटी के जो प्रकार हैं वह क्या क्या होते हैं, ये समझ लेते हैं। तो जीएसटी के प्रकार होते हैं 4 मुख्य रूप से। एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी एंड फोर्थ यूटीजीएसटी। अब अंतर क्या क्या है? जो सीजीएसटी है, यह सीजीएसटी जो है ये केंद्र सरकार लेती है। मान लो कोई प्रोडक्ट है, मध्य प्रदेश की कंपनी है, अब मध्य प्रदेश की कंपनी में उसका प्रोडक्शन हुआ और मध्य प्रदेश के ही किसी दूसरे शहर में उसको भेज दिया गया। मान लो भोपाल है, भोपाल से वह जबलपुर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? जबलपुर। अब ये भोपाल और जबलपुर दोनों कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में ही है, तो ये स्टेट के ही अंदर भेजा गया है ना। कोई भी प्रोडक्शन करके सामान दूसरे शहर में बेचा एक ही स्टेट के, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, उस प्रोडक्ट के
उस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाएगी। मान लो किसी प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लगी तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और उस स्टेट पर जब स्टेट के अंदर ही व्यापार होता है तो एसजीएसटी लगता है। 9% किस में चला जाएगा? एसजीएसटी में। क्लियर हुआ कि नहीं? 9% रहेगा सेंटर का जब स्टेट के ही अंदर रहेगा व्यापार, है ना। एसजीएसटी तभी लगेगा जब व्यापार स्टेट के अंदर हो, एक शहर से दूसरे शहर में। किंतु आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार होता है। तो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में व्यापार होता है तो उसमें जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट वो आईजीएसटी लगाती है। आईजीएसटी क्या है? तो आईजीएसटी जो है वो इंटर स्टेट व्यापार पर केंद्र सरकार वसूलती है। इंटर स्टेट यानी कि इंटर स्टेट क्या होता है? इंटर स्टेट यानी कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार हो, उसमें जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट वो आईजीएसटी वसूलेगी, है ना। अब आईजीएसटी क्या है? डायरेक्टली मान लो कोई वस्तु भेजी गई 18% पे, तो वो जो 18% टैक्स है वह डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। डायरेक्ट मतलब पूरा का पूरा जो जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और वह सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 50% जो टैक्स होगा वह उस स्टेट को देगा जहां पर वह भेजा गया है, जहां पर वह वस्तुएं भेजी गई हैं। मीन्स उस राज्य को भेजेंगे जहां पर उन वस्तुओं का उपभोग हो रहा है, यूज हो रहा है ना। मीन्स 18% जैसे लिया, 18% डायरेक्टली टैक्स लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 50% किसी स्टेट को भेजेंगे जहां पर उन वस्तुओं का यूज किया जा रहा है, उपयोग हो रहा है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आता है यूटीजीएसटी। अब यूटीजीएसटी क्या है? यूटीजीएसटी क्या है? तो यूटीजीएसटी यानी कि यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में लगने वाला जीएसटी। जैसे अभी स्टेट जो थे उसमें स्टेट जीएसटी लग रहा था। यूनियन टेरिटरी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें जो जीएसटी लगेगा वो यूटीजीएसटी होगा। मान लो कि चंडीगढ़ एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। अब चंडीगढ़ में कोई कंपनी ने कोई प्रोडक्शन किया और चंडीगढ़ के ही किसी जगह पे भेज दिया, चंडीगढ़ में किसी शहर में भेज दिया, ठीक है। अब यूटी के अंदर ही वह व्यापार हुआ ना। अब यूटी के अंदर जो व्यापार हुआ उसमें क्या है, जो भी टैक्सेस होंगे उसमें सीजीएसटी लगेगा और यूटीजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी तो हर जगह लगेगा बिकॉज ये तो सेंट्रल है। सीजीएसटी के अंदर में तो पूरा देश आएगा ना, सीजीएसटी हर एक स्टेज में लगना है ना। लेकिन इसमें साथ में कौन सा लगेगा? यूटीजीएसटी। क्लियर? यूटीजीएसटी क्यों? बिकॉज ये यूनियन टेरिटरी में है। स्टेट होता तो स्टेट एसजीएसटी लगा देते हैं, है ना, और यहाँ यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी लग जाएगा। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान देना होगा, ऐसे यूटी में यूटीजीएसटी लगेगा जहां विधानसभा नहीं होगी, और जहां विधानसभा होगी वहां एसजीएसटी ही लगेगा। जहां विधानसभा होगी वहां क्या लगेगा? एसजीएसटी। इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, यह यूटीजीएसटी वहीं लगेगा जहां पर विधानसभा नहीं होगी। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है तो वहां सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगेगा। इतना क्लियर रखिएगा। इसी ट्रैप में अक्सर एग्जाम में बच्चे फंसते हैं। क्या है, डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं कि यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी में लगेगा, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि पॉइंट ये भी है कि ऐसे स्टेट में ऐसे यूटी में लगेगा यूटीजीएसटी जहां विधानसभा नहीं होगी, और अगर विधानसभा है किसी यूटी में तो वहां पे एसजीएसटी ही लगेगा। इतना क्लियर रखिएगा। अब समझ लेते हैं ऐसे यूटी कौन कौन से हैं जहां विधानसभाएं हैं। अब समझते हैं कि ऐसे कौन कौन सी यूटीज हैं जहां विधानसभाएं हैं, जहां पे एसजीएसटी लग सकता है, और कौन से ऐसे हैं जहां यूटीजीएसटी ही लगेगा। तो देखो, अंडमान एंड निकोबार जैसे हुआ तो ये भी एक यूटी है।
लक्षद्वीप हुआ, ये भी एक यूटी है ना, दिल्ली है, ये भी एक यूटी है, पुदुचेरी है, ये भी एक यूटी है। डिफरेंस क्या है आखिर? अभी पॉइंट में डिस्कस किया कि अगर विधानसभा जिस यूटी में है तो वहां क्या लगेगा, वहां तो SGST लगेगा। जहां विधानसभा है जिस यूटी में, वहां SGST लगना है। जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में क्या है, विधानसभा, तो यहाँ SGST ही लगेगा। किंतु ऐसे यूटी जहां पर विधानसभा नहीं है, जैसे अंडमान एंड लक्षद्वीप, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ यूटी GST लगेगा, यूनियन टेरिटरी GST जो होता है वो लगेगा। इतना पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। विधानसभा वाले जो यूटीज होंगे वहाँ SGST लगेगा, एंड जहाँ विधानसभा नहीं होगी वहाँ पर आपका यूटी GST ही लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है GSTIN, यानी कि IN मीन्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। GST आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है ना, इसको समझते हैं। GSTIN, अब आखिर अभी फुल फॉर्म समझा, GSTIN क्या है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। GSTIN है क्या? तो GST में पंजीकृत व्यापारी को दिया जाने वाला यूनिक नंबर, यानी कि जब आप व्यापार स्टार्ट करेंगे तो GST का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें जो आपको नंबर मिलता है वही है GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह कितने डिजिट्स का होता है, तो यह 15 डिजिट्स का होता है। 15 डिजिट्स होते हैं, इसमें 15 अंक होते हैं, है ना। और हर बिजनेस का अलग GST नंबर होता है, ये याद रखिएगा। हर जो बिजनेस, आप मान लो एक ही व्यवसाय जो है, एक व्यापारी है, उसने कई सारे बिजनेस ओपन कर रखे हैं, है ना, तो कई सारे जो बिजनेस ओपन कर रखे हैं उन सभी बिजनेस के उसके अलग अलग GST नंबर होंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर होंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं। अब वो जो 15 अंक होते हैं वो पहले समझते हैं। 15 अंक जो होंगे वो कैसे होंगे, तो 15 अंक में जो स्टार्टिंग के 2 नंबर होंगे, स्टार्टिंग के जो 2 नंबर हैं वो कोड होंगे स्टेट के। जैसे मान लो यूपी का है 09, है ना, मतलब बिजनेस पता चलेगा कि यूपी का है। वो जो GST नंबर देखा जाएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा कि यह बिजनेस यूपी का है। अगर किसी GST नंबर में 07 लिखा है तो उससे यह पता चलेगा कि यह दिल्ली का है। ऐसे इसी प्रकार महाराष्ट्र का 27 यानी कि 27, अगर किसी GST नंबर में स्टार्टिंग में 27 लिखा हुआ है तो वह महाराष्ट्र का बिजनेस होगा, वह महाराष्ट्र का बिजनेस होगा। क्लियर? अब पैन एग्जाम्पल क्या है, इन 2 डिजिट्स के बाद 3 से लेकर के 12 नंबर तक जो होंगे उसमें उस पर्सन का इसके बाद जो पैन एग्जाम्पल जैसे दिया गया, तो जैसे फर्स्ट 2 डिजिट 15 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले तो 2 क्लियर हुए कि क्या है, पहले 2 में तो स्टेट कोड हो गया, पहले 2 में क्या हो गया, स्टेट कोड, है ना। फिर जो 3 से लेकर के जो 12 तक होंगे वह क्या होंगे, पैन होगा, उसमें पैन नंबर होगा। किसका होगा पैन नंबर? पैन नंबर किसका होगा? उस व्यापारी का पैन नंबर होगा जो बिजनेस करने आया है। यही GST इनके बीच में आएगा। 10 डिजिट्स का होगा पैन नंबर। कितने डिजिट्स का होगा पैन नंबर? कितने डिजिट्स का होगा? 10 डिजिट्स का। यह उस व्यापारी का पैन नंबर होगा जो व्यापार करेगा। अब लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं वहां पे क्या होगा, तो 13 नंबर पे क्या होगा, लखनऊ एंड कानपुर के लिए 13वां अंक अलग होगा। क्या मतलब है, रजिस्ट्रेशन एग्जाम्पल मीन्स जैसे मान लो आपने कोई कंपनी खोली, आप एक व्यापारी हैं, आपने कानपुर में ही कंपनी खोली, एक कंपनी खोली तो 13वें नंबर पे ओनली 1 लिखा जाएगा। आप मान लो 2 कंपनियां चला रहे हैं तो 2 लिख दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 चला रहे हैं तो 13वें नंबर पे 3 लिख दिया जाएगा। ये आपके यूनिट्स को बताएगा, यूनिट्स कितनी यूनिट हैं। समझ में आया?
नेक्स्ट है 14। 14वां जो अंक है वो जेड ही है, बहुत पूछा जाता है ये। एक तरीके से क्या वो डिफ़ॉल्ट है, मतलब ये फिक्स्ड है अभी। और ये क्यों रखा गया, ये डिफ़ॉल्ट क्यों है? ये इन फ्यूचर अगर कुछ चेंजेस आते हैं नंबर में तो जेड को रिप्लेस करके उन अदर किसी नंबर को कर दिया जाएगा। इन फ्यूचर अगर कुछ होता है ऐसा, तो जेड एक डिफ़ॉल्ट के तौर पे यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है। लास्ट क्या है आखिर? तो लास्ट में जो होता है वह होता है चेक डिजिट। चेक डिजिट या फिर कह लीजिए वेरिफिकेशन डिजिट होता है। मान लीजिए इस कंप्यूटर सिस्टम में किसी का रजिस्ट्रेशन एंटर कर रहे हैं, बाकी सब डिजिट्स सही एंटर हुए हैं, लास्ट का अगर डिजिट गलत एंटर हो गया तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये कोई रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। और अगर यही चेक डिजिट सही एंटर कर दिया जाए तो क्लियर पता चलेगा कि हाँ ये सही नंबर है। ऐसे क्लियर होगा कि किसी भी व्यापारी का पंजीकृत नंबर सही है या नहीं, वैलिड है या नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? यह पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया कि पहले 2 अंक स्टेट कोड होगा, 3 से 12 अंक पैन नंबर होगा बिजनेस ऑनर का पैन नंबर होगा, 13वां अंक जो होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यह एक ही पैन पर कितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन है यह बताएगा। ये एक ही पैन पर कितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उन नंबर को बताएगा। क्लियर? 14 नंबर पे जो होगा वो डिफ़ॉल्ट जेड होगा, हमेशा डिफ़ॉल्ट रूप से जेड होता है। 15वें अंक पर चेक डिजिट अभी बताया कि सिक्योरिटी कोड के तौर पे या वेरिफिकेशन के तौर पे पता चलेगा, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं? इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एक नंबर दिया गया है जीएसटी का 09 ABCDE 1234F1Z5। अब आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि 14 नंबर पे क्या है, जेड है, और चेक डिजिट जो है वो 5 है। इन दो को लीव करिए थोड़ी देर के लिए। अब स्टार्टिंग के 2 डिजिट देखिए, स्टार्टिंग के 2 डिजिट क्या है, 09, ये देखिए केवल, है ना। अब ये क्या बताएंगे, स्टेट। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो व्यापार है ये किस स्टेट का है, ये उत्तर प्रदेश का है ना। और बाकी के जो 10 डिजिट्स हैं वह क्या दिखा रहे हैं कि यह पैन नंबर है, यह किस व्यापारी का है यह दर्शा रहे हैं, है ना। और ये जो 1 लिखा है यह क्या दर्शा रहा है, यह पहला जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है कि उस व्यापारी के नाम पे उस पैन नंबर पर कितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं। मीन्स इस नंबर से यह साफ पता चल रहा है कि जो व्यापारी है, जो पैन नंबर जिस व्यापारी का दिया गया है उसके नाम पर एक ही रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का। जेड डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर है, इन फ्यूचर के लिए रखा गया है। अगर कुछ चेंजेस आते हैं, इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो जेड को रिप्लेस करके कुछ डिजिट्स या नंबर यूज़ किए जा सकें। क्लियर? 5 अभी बताया कि चेक डिजिट एंड में जो होगा वो चेक डिजिट यूज़ किया जाएगा, मीन्स वैलिडेशन चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन कराने के लिए वो चेक होगा। एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्या होती है, अक्सर पॉइंट्स जो हैं एग्ज़ाम कन्फ्यूजन के वो देखते हैं। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल अंक 15 होते हैं। पहले 2 अंक जो होंगे वो स्टेट कोड को बताएंगे, 13वां जो अंक होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर को बताएगा, और जो 20 के 3 से 12 तक होंगे वो क्या होंगे, पैन नंबर को बताएगा। किसके पैन नंबर को, उस व्यापारी के। 14वां अंक जो होगा वो हमेशा जेड ही रहेगा, हर एक जीएसटी नंबर में हमेशा जेड होगा 14वां नंबर। क्लियर? अंतिम अंक जो होगा वो चेक डिजिट होगा, जो वेरीफाई करेगा उस नंबर को। क्लियर? अब ट्रिक क्या है इसके याद करने की, तो सिंपल सी ट्रिक है, 2 + 10 + 1 + 1 + 1, यानी कि 2 क्या, 2 डिजिट्स जो होंगे वो स्टेट को बताएंगे, स्टेट के कोड को बताएंगे। 10 जो है, 10 का मीन्स पैन, उस व्यापारी का पैन नंबर। फिर 1 जो है वो 1 रजिस्ट्रेशन नंबर को बताएगा कि उस पैन पर कितने जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है।
जेड 14 पर जो होगा, जो 1 दिया गया 14 नंबर पर, वो जेड होगा हमेशा। और लास्ट का जो 1 है वो डिजिट्स को ये बता रहा है, 1 नंबर नहीं है यहाँ पे, एज ए डिजिट्स बताया जा रहा है कि कितने डिजिट्स होंगे। तो जो लास्ट 15 अलग होगा वो चेक डिजिट्स होगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट जीएसटी स्टेट्स कोड, महत्वपूर्ण राज्य कोड कौन कौन से हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्टेट कोड क्या है ना, जीएसटी में किस तरीके से यूज़ होगा। अब जानना भी ज़रूरी है कि कौन से स्टेट का क्या कोड है। तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट कोड है वह 09 है, और भारत की सबसे अधिक आबादी वाला यह राज्य है। क्लियर ही होगा। जीएसटी रेवेन्यू में भी महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश का रहता है। नेक्स्ट जो है वो दिल्ली है, इसका स्टेट कोड 07 है, विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें एक बार और रिपीट करा रहा हूँ, विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ एसजीएसटी लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ एसजीएसटी लगता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का जो कोड है वह है 27 यानी कि 27। इसे भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? भारत की आर्थिक राजधानी यानी कि फिनेंशियल कैपिटल। जीएसटी कलेक्शन में अक्सर शीर्ष पर आता है। क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल जो है उसकी संरचना कैसी हुई, संरचना क्या है उसकी, जीएसटी जो काउंसिल है उसकी संरचना क्या है, जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई, महत्वपूर्ण तथ्य जो उससे रिलेटेड है वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित हुआ, एक तरीके से संविधान में इसको दर्जा प्राप्त हुआ जीएसटी को। अमेंडमेंट कौन सा था? 101वां अमेंडमेंट था। जो संविधान संशोधन था वो कौन सा था? 101वां। क्लियर? जीएसटी जो काउंसिल होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष सेंट्रल फिनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो प्रेजेंट में निर्मला सीतारमण है। क्लियर? पहली बैठक कब हुई थी? तो जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई थी 23 सितंबर 2016 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। पहली बैठक अक्सर पूछा जाता है कि जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक कब हुई, तो 23 सितंबर 2016 को। क्लियर? नेक्स्ट आता है कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो जीएसटी से बाहर है, जिनको जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया है। तो उनमें से है शराब, बिजली, स्टैम्प ड्यूटी, है ना, अभी भी बाहर है, पूरी तरह से बाहर रखा गया इन तीनों चीज़ों को। और अभी भी बाहर कौन कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल यानी कि जो जहाज़ों में लगता है, क्रूड ऑयल्स, इन सभी को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी की श्रेणी में इन सबको नहीं रखा गया अभी तक। अब इन सभी के जो टैक्सेस डिसाइड होते हैं वो अलग अलग डिसाइड होते हैं, अलग अलग राज्य अलग अलग टैक्सेस लेते हैं। तभी आप नोटिस करते होंगे कि मान लो आप यूपी में पेट्रोल अगर 97 में देख रहे हैं, तो आप दिल्ली पहुंचे तो पता चला आपको 98 में है। तभी रेट में डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग जो सरकारें होती हैं अलग अलग टैक्सेस डिसाइड करती हैं, परसेंटेज डिसाइड करती हैं कितना उनको टैक्स लेना है इन सब पे, क्योंकि ये जीएसटी से बाहर है। जीएसटी में अगर होते हैं तो सेम टैक्स लगता, आप किसी भी स्टेट में चले जाते तो इन सब चीज़ों पर भी सेम टैक्स लगता, बट ये चीज़ें जीएसटी से बाहर हैं, इस वजह से इन पर अलग अलग टैक्सेस देखने को आपको मिल जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जीएसटी है जिसमें स्लैब जो डिसाइड किए गए हैं, ये क्या क्या हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ओल्ड जीएसटी है, यानी कि जब जीएसटी पहली बार लागू हुआ तो उसमें जो जो स्लैब डिसाइड किए गए थे वह हैं, और जो नया जीएसटी आया है उसमें क्या स्लैब रहने वाले वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो जो ओल्ड जीएसटी है, जब ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ तो इसमें मेन रूप से 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब रखे गए। 0% का स्लैब एक तरीके से आप उसको मुख्य रूप से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कर देना नहीं होता। जैसे कौन सी चीज़ों पर?
आवश्यक वस्तुओं पर लागू है 0%। अब 0% यानी कि उन पर कोई भी टैक्स नहीं है, जैसे दूध, अंडे, ताजी सब्जियां, अनाज, किताबें, इन सब चीज़ों पर 0% स्लैब है जीएसटी का, कोई भी टैक्स नहीं देना है। बट दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जैसे पैक कोई चीज़ आती है, पैकिंग में आती है ना, रेलवे यात्रा हो गई, छोटी कीमत के कपड़े हो गए, उनमें जो टैक्स लगेगा आपका वो 5% लगेगा, वो 5% के स्लैब में आते हैं। 12% क्या था? मध्यम श्रेणी की वस्तुओं में, जो प्रोसेस्ड फूड होते थे, मोबाइल पार्ट्स होते थे, दवाइयों की श्रेणी, इन सबको किस स्लैब में शामिल किया गया था? 12% स्लैब में शामिल किया गया था। 18% के स्लैब, 18% का जो स्लैब है सबसे सामान्य स्लैब। क्यों? सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सर्विसेज, बेसिकली ये जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों में 18% का स्लैब रखा गया था, डिसाइड किया गया था। और जो लग्जीरियस एंड सेंस गुड्स होते थे उन पे कितना परसेंट डिसाइड किया गया था? 28% का स्लैब था। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे लग्जरी कार आप खरीदेंगे, जो हानिकारक चीज़ें हैं जैसे टोबैको, तम्बाकू हो गया, ये इस पे 28% था। कैसीनो, गेमिंग, ये जो ऑनलाइन गेमिंग होती है या फिर सट्टा वगैरह लगता है जिन सब चीज़ों पे, तो उन सब गेमिंग पे 28% टैक्स डिसाइड किया गया था। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये कौन सा स्लैब था? ये ओल्ड जीएसटी स्लैब है। अब जो आया है थोड़े चेंजेस आए हैं। अब जो नया स्लैब आया था वह अभी सितंबर 2025 में आया। नई जीएसटी दरें और संरचनात्मक सरलीकरण। नई जो दरें आई वो मुख्य रूप से 5%, 18% और 40% है। यानी कि जो पुराना स्लैब था, जो पुराना स्लैब था उसमें क्या था? उसमें आपने देखा कि 12% था, 28% था, है ना? ये आपको इस स्लैब में नहीं दिखेगा। ये जो नई स्लैब आई, जीएसटी की जो नई दरें आई, उसमें इन 2% को हटा दिया गया, 12% और 28% को बाहर कर दिया गया, है ना? अब जो 0% अनिवार्य वस्तुएं थी, जैसा पुरानी स्लैब में था सेम वैसा ही रहा, किंतु जो 5% वाले थे, पैक्ड खाना, मसाले, रेलवे टिकट, ये 5 में आ गया, जो उसमें पुराने स्लैब में किस में होते थे? 5 में होते थे। मानक सेवाएं, मोबाइल, लैपटॉप, साबुन, हेयर ऑयल, इसमें 18% के दर में आया। अब 40% किस में लागू हुआ? तो 40% जो स्लैब है वह आया कार, तम्बाकू, एसी, कोल्ड ड्रिंक, मतलब जो महंगी चीज़ें होंगी, लग्जीरियस चीज़ें, उन पर लगेगा। और नॉर्मल जो चीज़ें होंगी, नॉर्मल कार होंगी, उन पे आप 18% में ही जाएंगे, लेकिन महंगी कारों पे अगर जाएंगे तो वहाँ 40% आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना? तो ये नया स्लैब जारी हुआ जीएसटी 2.0 में, ये जो सितंबर 2025 में आया। अब जीएसटी 2.0 का लक्ष्य क्या था? जीएसटी 2.0 का लक्ष्य क्या था? तो जीएसटी 2.0 का लक्ष्य मेन था कि गरीब जो है, गरीब की थाली सस्ती और विलासिता महंगी करना। विलासिता यानी कि एंटरटेनमेंट जो है, ज़्यादा इंजॉयमेंट की चीज़ें जो हैं लग्जीरियस, उनको महंगा करना। जीएसटी 2.0 कर ढांचे को सरल बनाते हुए इसे मुख्य रूप से 3 स्लैब, कौन कौन से? 5%, 18% और 40% में विभाजित किया गया, मतलब डिवाइड किया गया। इसके अलावा बुनियादी आवश्यक वस्तुओं को कर मुक्त, बुनियादी चीज़ें जैसे दूध, दही, ताज़ी सब्जियां, किताबें, अनाज, ये बुनियादी चीज़ें हैं ना, तो इन पे जो कर मुक्त है ये 0%, इनको कर मुक्त कर दिया गया। बुनियादी जो चीज़ें थी आवश्यक, उनको कर मुक्त कर दिया गया, उनमें 0% स्लैब में उनको रखा गया, ठीक है, ताकि आम जनता और व्यापारी को नियम आसानी से समझ आ सके। अब ये चीज़ें डिवाइड कर दी गई जिससे व्यापारी भी क्लियर है कि हाँ इस पे टैक्स इतना नहीं देना। जो चीज़ें हैं डिसाइड कर दी गई कि हाँ पैक्ड अगर मसाले हैं, रेलवे टिकट है, चीनी है, तो इनमें 5% देना होगा। मोबाइल, लैपटॉप, साबुन, हेयर ऑयल, तो उस पर 18% देना होगा। ये क्लियर होता चला गया ना, किसी व्यापारी को क्लियर होगा और जो पब्लिक होगी उसको भी क्लियर होगा कि हाँ ये 18% क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इस स्लैब में मेरा प्रोडक्ट आ रहा है। जैसे कोई है कस्टमर गया दुकान,
उसने मोबाइल लिया, अब उस पर 18% टैक्स लगा, तो उसको क्लियर है ना कि 18% उसने जो शॉपकीपर है या जो भी व्यापारी है वो गलत नहीं ले रहा उससे, क्योंकि उसको स्लैब पता होगा। अगर क्लियर हो रहा है ना। और लग्जीरियस अगर चीजें लेने जाते हैं देन आपको 40% देना होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग अपडेट और जीएसटीएन संरचना। ऑनलाइन गेमिंग अपडेट, जीएसटी क्या है इस साइट में। ऑनलाइन गेमिंग अपडेट क्या आया, ऑनलाइन जो गेमिंग पहले चलती थी उसमें जो पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग कितना लगाया गया था परसेंटेज, 28% टैक्स लगता था। ऑनलाइन गेमिंग जो होती थी पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग 28% टैक्स लगता था, बट अब जो है वह 40% हुआ है जीएसटी 2.0 के आने से। जो नया स्लैब आया है उसमें इसको लग्जरियस में रखा गया है ना, इंटरटेनमेंट उसके श्रेणी में रखा गया है, जिसमें 40% जीएसटी लगेगा। क्लियर। जीएसटी है क्या, ये अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। डिस्कस आप पढ़ लेंगे इसलिए कि स्थापना 2013 में हुई, न्यू दिल्ली में हुई, है ना। ये पढ़ लीजिएगा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके वन लाइनर क्या हो सकते हैं कि जीएसटी जो है, इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके वन लाइनर्स क्या क्या हो सकते हैं कि जीएसटी जो है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अप्रत्यक्ष कर लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के तहत, 279A। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 101वां, है ना। ये पॉइंट क्लियर करते चलना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी लागू करने में लगभग कितने साल लग गए, तो लगभग 17 साल लग गए। प्रयासरत थे तब जाकर 17 सालों में यह जीएसटी भारत में लागू हो पाया। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट, ये अभी बताया कि 101वां संविधान संशोधन हुआ। फिर यह 101वां संविधान संशोधन जो पास हुआ ये 2016 में पास हुआ था और जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जीएसटी कब लागू, अगर ये क्वेश्चन आता है जीएसटी कब लागू हुआ तो अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं 2016 भी कर देते हैं, ऑप्शन दिया भी रहता है, लेकिन इसका ऑप्शन 2017 होगा। 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था जीएसटी। जो 2016 ऑप्शन है वह है 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल का हिस्सा बना एक तरीके से जीएसटी। यह आंसर 2016 होगा। क्लियर। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और व्याख्या क्या हो सकती है। टाइप 1 यानी पुराना पैटर्न जो था, टाइप 2 नया पैटर्न जो आया, इनको पहले समझ लेते हैं, फिर ट्रिकी कंफ्यूजन जो होते हैं क्वेश्चंस में उनको समझेंगे। अब टाइप 1 पुराना जो पैटर्न था वो उसका टाइम पीरियड क्या था, अक्टूबर 2023 से 2025 के बिटवीन का बात कर रहा हूँ, जब 28% स्लैब हुआ करता था, है ना। उसी टाइम पीरियड में 50वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी जो लगा, टैक्स जो लगा वो कितना परसेंट था, 28%। क्वेश्चन अगर आपके पास ये आता है एग्जाम में कि 50वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी कितना परसेंट था, तो 28% था, है ना। लेकिन 56वीं अगर पूछा जाए, मतलब ये सितंबर 2025 के बाद के टाइम पीरियड में, मतलब जो टाइप 2 आया जीएसटी का उसके अकॉर्डिंग 56वीं बैठक में कैसीनो सट्टेबाजी पर जीएसटी कितना था, तो इसमें जो है 40% कर दिया गया, 28% से 40% कर दिया गया था, ठीक है। 1 अक्टूबर 2023 फुल फेस वैल्यू 28% जीएसटी लागू किया गया था, किस स्लैब के अकॉर्डिंग, जो जीएसटी का पुराना स्लैब था 28% का उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो नया स्लैब 40% आया उसमें क्या 28% हटा करके 40% बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिंग को किसके समतुल्य माना गया, यानी कि गेमिंग को किसके समान माना गया। तो ये ई कॉमर्स, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, बैंकिंग, फिनेंशियल, तो इसको बेटिंग एंड गैम्बलिंग के
समान माना गया, मतलब ये जो सट्टेबाजी होती उसके समान माना गया था, तभी इसमें इतना % टैक्स भी लगाया गया था। क्लियर? मीन्स स्किल वर्सेस चांस खत्म, सबको बराबर माना। ठीक है, अब यहाँ बात आती है टाइप 2 में 500 प्लस IPL टिकट पर GST। इसका मीन क्या होगा? तो मतलब 500 लेवल तक का अगर कोई टिकट है आपका कोई, तो उस पर कोई भी % टैक्स नहीं है, 0% है। बट उससे प्लस में अगर आप जाते हैं तो 40% जाएगा। मीन्स ये इंटरटेनमेंट की श्रेणी में आएगा, और इंटरटेनमेंट किस वाले में आता है? 40% के स्लैब में आता है, तब 40% आपको देना पड़ जाएगा टैक्स, है ना। रियल मनी गेमिंग पर स्थिति क्या है? रियल मनी जो गेमिंग है, जिसमें रियल मनी कमाई होती है, सट्टेबाजी होती, तो उसमें क्या होता है कि प्रतिबंधित है पूरी तरह, GST उन पर लागू नहीं है ना। ये कब से है? 22 अगस्त 2025 से पूरी तरह प्रतिबंध पर लगा हुआ है। क्लियर? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और गलत करके आते हैं, इसलिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। ये एक एक पॉइंट को देखिएगा, इसीलिए मैंने टाइप 1 टाइप 2 को अगल बगल ऐसे डिफरेंस में शो कर दिया है। अब टाइप 3 आखिर क्या है? टाइप 3 ट्रिकी कन्फ्यूजन, ये टाइप 3 में डिवाइड किया है, या ई स्पोर्ट्स सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म फी। अब इसमें स्पोर्ट्स की बात जैसे पहले में मैंने की, तो इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्पोर्ट्स मतलब सभी तरह के स्पोर्ट्स आ जाएंगे 28% या 40% में। जी नहीं, ई स्पोर्ट्स सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म फी मतलब जो नॉर्मल तरह के गेम्स होते हैं उसमें जिसमें प्लेटफॉर्म भी लगे, तो उसका जो % आएगा आपका, जो नॉर्मल गेम्स होते हैं आप जैसे खेलेंगे ऑनलाइन, तो जिसमें मतलब रियल मनी यूज़ नहीं हो रहा है, पैसे नहीं यूज़ हो रहे हैं, जिस पर सट्टा नहीं लग रहा है, उस तरह के गेमिंग जो होंगे उस पर 18% ओनली टैक्स लगेगा, वो 40% की श्रेणी में नहीं आएगा। ये आप याद रखिएगा, जहाँ रियल मनी यूज़ नहीं होगा वहाँ ओनली 18% GST लगना है, बट जहाँ रियल मनी यूज़ होगा वहाँ तुरंत आप पहुँच जाइएगा कि 40% ही वहाँ यूज़ होगा, टैक्स 40% ही वहाँ लगना है। बट फिजिकल बोर्ड गेम्स पर GST, अब देखो 3 तरह का डिवाइड होगा। अभी हम लोगों ने समझे जिसमें रियल मनी थे, मतलब 40% तक पहुंच रहा था, सट्टे वाले जो गेम्स थे, है ना। अब जो आया वो फिजिकल बोर्ड गेम क्या है, तो उस पर जो GST है वो 5%। फिजिकल बोर्ड गेम्स कौन से? फिजिकल बोर्ड गेम्स कौन से? कैरम बोर्ड, चेस, इस तरीके, उनमें जो है ओनली 5% टैक्स आपको देना होगा। ऑनलाइन 40%, सिंपल सा आप याद रखिए। फिजिकल जो होंगे उनमें 5%। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी। नोटबंदी डिस्कस किया, आपको पॉइंट इमेज क्लियर बन गई होगी माइंड में, इमेजिन कर पा रहे होंगे आप कैसी व्यवस्था उस समय रही थी, क्या कंडीशंस थे। तो अब हम लोग नोटबंदी के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2016 में हुई थी। तो डेट क्या थी? तो डेट थी 8 नवंबर 2016। घोषणा किसने की थी? तो घोषणा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। और कौन से नोट बंद किए गए थे? पूरी तरह 500 और 1000 के पुराने नोट जो थे, ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये नोटों को पूरी तरह इनलीगल कर दिया गया था, है ना। बोला था ना उन्होंने, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो ये नोट्स बिल्कुल पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। नेक्स्ट, नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन 2016 के तथ्य क्या हैं, मुख्य तथ्य क्या हैं? तो ये जो है विमुद्रीकरण प्रभाव जो हुआ था, मोस्टली बंद हुई जो मुद्रा थी वह टोटल मुद्रा की लगभग कितना था? 86%। कितना था? 86%, 86%। और उस समय RBI के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, जो जिनका टाइम पीरियड जो था 2016 से 2018 तक का था, ठीक है ना। नोटबंदी के मुख्य उद्देश्य क्या थे, मीन्स टारगेट क्या थे उनका लाने का, कि नोटबंदी क्यों की उन्होंने? तो नोटबंदी के मेन कारण थे वह थे
काला धन जो ब्लैक मनी है उस पर लगाम किसी तरीके से लगाया जाए, और जो नकली नोटें हैं मार्केट में, जो फेक करेंसी है चल रही है, उस पर लगाम लगाना है, मतलब उसका एक तरीके से खात्मा कर देना। मेन जो आप मान सकते हैं आतंकवाद की जो प्रॉब्लम्स थी, मतलब उनको जो फंडिंग होती थी उसको रोकना, क्योंकि मान लो डायरेक्टली बंद किया, मेन टारगेट ही यही था कि एक तरीके से उनकी फंडिंग को किसी तरीके से रोका जाए। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट और पारदर्शिता को बढ़ाना। जैसे मान लो आप मार्केट जा रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो कैश आप दे रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ तो नहीं कि आप कैश दे करके आए, है ना, बिल मिलता है ठीक है, लेकिन अब डिजिटल पेमेंट जो है वो पारदर्शिता को बढ़ाएगा कि हाँ कितना % कहाँ गया। आपके पास भी डिजिटल पेमेंट, जैसे आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम, ये सभी आप ऐप यूज़ करते हैं, तो उनको बढ़ावा मिला, डिजिटल पेमेंट को क्या मिला, बढ़ावा मिला। क्लियर। नेक्स्ट, अब बात डिजिटल पेमेंट की चली है तो यहाँ ऐप्स भी कुछ हम लोगों को जानने पड़ेंगे। भीम ऐप, भीम ऐप क्या है? तो ये ऐप लॉन्च कब हुआ? 30 दिसंबर 2016 को। नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016, है ना। उसी के लगभग 1.5 महीने बाद 30 दिसंबर 2016 को यह ऐप लॉन्च होता है। उसका पूरा नेम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब किस तकनीक पर आधारित है? यूपीआई। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इस तकनीक पर आधारित है भीम ऐप। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्वेश्चन बन सकते हैं जिसपे अक्सर ध्यान नहीं देते हैं लोग, कि भारत में अब तक हुई नोटबंदी, मतलब कितने बार भारत में नोटबंदी हो चुकी है, डीमोनेटाइजेशन भारत में कितनी बार अब तक हो चुका है। तो वर्ष 1946 में पहली बार भारत में नोटबंदी हुई। यह ब्रिटिश भारत टाइम पीरियड की बात है, ब्रिटिश भारत में पहली बार नोटबंदी हुई थी। और तब कौन से नोट बंद किए गए थे? 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। उद्देश्य क्या था? सेम जो इस टाइम पीरियड में भी था, काले धन पर रोक लगाना, ब्लैक मनी जो था। 1978 मोरारजी देसाई सरकार के समय, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उस समय दूसरी बार नोटबंदी होती है भारत में। तब कौन सी नोट बंद की गई थी? तब कौन सी नोट बंद की गई थी? 1000, 5000 और 10,000 की नोट को बंद किया गया था। उच्च मूल्य के नोटों पर कार्रवाई हुई थी, है ना। उच्च मूल्य के नोटों पर कार्रवाई हुई कि नहीं? 1000, 5000 और 10,000 के बंद हुए जो। फिर इसके बाद सबसे चर्चित जो रहा, वर्ष 2016 यानी कि 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई, वह सबसे चर्चित रहा। पीएम मोदी सरकार ने तीसरी बार नोटबंदी की भारत में होने वाली यह तीसरी नोटबंदी थी, जो नोटबंदी पीएम मोदी ने की। कब की? 8 नवंबर 2016 को की। कौन से नोट बंद हुए? 500 और 1000 के पुराने नोट्स को बंद किया गया, और कुल मुद्रा का यह 86% प्रभावित हुआ। कुल मुद्रा जो थी उसका 86% प्रभावित हुआ। भारत अब तक कुल कितनी बार, क्वेश्चन बनता है ना, भारत अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी कर चुका है? तो भारत अब तक 3 बार, कितनी बार? 3 बार नोटबंदी कर चुका है। 2016 के समय आरबीआई के गवर्नर जो थे वह कौन थे? उर्जित पटेल, है ना। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट और यूपीआई तेजी से बढ़े। जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सभी बहुत ही तेज़ी से बढ़े हैं। नोटबंदी के बाद ही इनका प्रचलन बढ़ा है बहुत ज़्यादा। बात नोटबंदी की चल रही है तो 2000 का नोट तो याद आना ही है। 2000 का नोट आखिर आया और वापस क्यों गया, है ना। और ये पूरी तरह बंद भी हुआ है या फिर ये अलग पॉलिसी से कुछ हटाया गया, ये जानना जरूरी है। तो 2000 का नोट का अपडेट जानते हैं। मई 2023 मई 2023 का निर्णय, आरबीआई ने 2000 नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की।
यानी सर्कुलेशन से यानी कि मार्केट में यह नोट कंटिन्यू चल रहा था 2023 तक। बट आरबीआई ने डिसीजन लिया, ये गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं, आरबीआई ने डिसीजन लिया कि 2000 के नोट को वह सर्कुलेशन में नहीं रखेंगे। और यह पूरी तरह पूर्ण नोटबंदी नहीं थी, ये कोई नोटबंदी नहीं थी, ये इन्होंने एक जो नोट क्लीन नोट पॉलिसी होती है उसके तहत इस नोट को मार्केट से हटाया था। अब क्लीन नोट पॉलिसी होती क्या है? तो क्लीन नोट पॉलिसी पुराने और गंदे नोटों को हटाकर साफ नोट सर्कुलेशन में लाती है। आरबीआई द्वारा ये लागू भी होता है। तो क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? पुराने और गंदे नोटों को हटाकर साफ नोट सर्कुलेशन में लाना। बट उन्होंने क्या किया, 2000 के नोट को पूर्णतया मार्केट से सर्कुलेशन से हटा दिया। क्लियर? अब ये जो अपडेट है ये मई 2026 तक का है। तो जीएसटी कलेक्शन, भारत का मासिक जीएसटी कलेक्शन लगातार मजबूत बना हुआ है, कई बार रुपए 2 लाख करोड़ के आसपास या ऊपर पहुंच चुका है। प्रमुख राजस्व योगदानकर्ता राज्य कौन सा है? तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे राज्य जीएसटी रेवेन्यू में प्रमुख हैं। मीन्स इन जो 3 राज्य हैं, ये जो 3 राज्य हैं, इनसे सबसे ज़्यादा जीएसटी रेवेन्यू आता है। क्लियर? डिजिटल एंड एआई रिवॉल्यूशन 2026। तो व्हाट इज डिजिटल एंड एआई रिवॉल्यूशन? डिजिटल पेमेंट बूम। व्हाट? यूपीआई ट्रांजैक्शंस 2025-26 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। ये जो डिजिटल पेमेंट बूम यानी कि ये जो ऐप हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम आदि ने कैशलेस इकोनॉमी को तेजी दी। कैशलेस यानी कि कैश का यूज़ कम हो रहा है और ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। तो इन ऐप ने कैशलेस इकोनॉमी को ज़्यादा तेजी दी, है ना। आप भी देख रहे होंगे, आप भी यूज़ करते होंगे, चेंजेस बहुत आए हैं। पहले कैश ही चलता था, अब डिजिटली आप मोबाइल से कहीं भी जा कर के पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एआई प्लस जीएसटी मॉनिटरिंग 2025-26 में जीएसटी फ्रॉड डिटेक्शन के लिए एआई आधारित निगरानी और डाटा एनालिटिक्स प्रयोग बढ़ा है। एडवांस फ्रॉड डिटेक्शन, रियल टाइम एनालिटिक्स, ये सब चीज़ें से क्लियर होती जा रही हैं। नेक्स्ट, सुपर इम्पोर्टेंट एग्जाम कंफ्यूजन पॉइंट्स, ट्रैप फैक्ट्स। इसमें अक्सर लोग फंसते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और लोग क्या आंसर करके आते हैं, ये चीज़ें आपको समझनी है। आपको सही आंसर जानना है तथ्य के रूप में। जैसे पहला क्वेश्चन है, जीएसटी सबसे पहले कनाडा में लागू हुआ, ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। जीएसटी कनाडा में लागू नहीं हुआ, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 1954 में लागू हुआ, है ना। भारत ने केवल जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। भारत ने जो मॉडल है वह फ्रांस से ना लेकर के कनाडा से लिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। लागू पहला जो देश था वो फ्रांस था लागू करने वाला, किंतु भारत ने उसका मॉडल नहीं लिया, मॉडल लिया है कनाडा का। जीएसटी का जो मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है। दूसरा जो तथ्य है, भारत में जीएसटी 2016 में लागू हुआ। अभी मैं डिस्कस करके आया कि 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, जीएसटी लागू नहीं हुआ था। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। क्लियर करते चलिए। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, यह जीएसटी की श्रेणी से ही बाहर है ना। इन पर राज्य सरकारें वैट लगाती, मीन्स अपने टैक्सेस डिसाइड करती हैं कि कितना लेना है। 2000 नोट हटाना, नोटबंदी? बिल्कुल नहीं। 2000 जो नोट हटाए गए ये किसी प्रकार की नोटबंदी नहीं थी, यह एक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हटाए गए थे। यह एक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हटाए गए थे। 2000 नोट वैध मुद्रा में बने रहे थे, है ना। जीएसटी काउंसिल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है? नहीं, जीएसटी काउंसिल का प्रमुख जो होता है वह केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं।
क्लियर? जैसे पॉइंट लिखा हुआ है जीएसटी डायरेक्ट टैक्स, नहीं, इसके बारे में आगे डिस्कस कर रहे हैं। जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जीएसटी जो है वह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यह वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर लगता है, यानी कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर लगता है। क्लियर? इंटर स्टेट ट्रेड पर एसजीएसटी लगता है। तो इंटर स्टेट ट्रेड अगर होगा तो इस पर जो होगा आईजीएसटी लगता है, बट इंट्रा जीएसटी अगर होगा, इंटर स्टेट ट्रेड अगर होगा तो आईजीएसटी लगेगा, बट इंट्रा स्टेट अगर ट्रेड होगा तो वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, वहाँ पर आईजीएसटी नहीं लगता है। इतना याद रखिएगा। इंट्रा और इंटर में समझिए डिफरेंस। इंटर स्टेट का मीन्स ये हुआ आप यूपी से किसी अदर प्रदेश में भेज दें, हरियाणा भेज दें, ट्रेड कर रहे हैं यूपी से हरियाणा में, तो यहाँ क्या लगेगा आईजीएसटी। बट आप यूपी में ही कहीं किसी जगह भेज दें, यूपी से यूपी के ही किसी शहर में भेज दें, तो वहाँ पर आपका लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्लियर? नेक्स्ट, जीएसटी इन यानी कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर में 12 अंक होते हैं? जी नहीं, इसमें टोटल कितने अंक होते हैं? 15। अभी हम लोगों ने समझा, पहले के 2 अंक स्टेट कोड होंगे। नेक्स्ट जो है, दिल्ली में यूटी जीएसटी लगता है? नहीं, दिल्ली में विधानसभा है इसलिए वहाँ एसजीएसटी लागू होता है। दिल्ली में यूटी जीएसटी नहीं लगता, वहाँ क्या लगता है? एसजीएसटी। तो यूटी जीएसटी बिना विधानसभा वाले यूटी में लगता है, मीन्स ऐसे यूटीज मतलब ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभाएं नहीं हैं, तो वहाँ पर क्या लगेगा? वहाँ पर यूटी जीएसटी लगेगा। और जहाँ पर विधानसभाएं हैं वहाँ पर क्या लगेगा? एसजीएसटी। क्लियर? जीएसटी डे 26 जनवरी को मनाया जाता है? तो जी नहीं, जीएसटी जिस दिन लागू हुआ, जिस डेट में पहली बार, उसी दिन जीएसटी डे मनाया जाता है। तो वो डेट क्या थी? 1 जुलाई। ईयर क्या था? 2017, है ना? बट जो डे मनाया जाता है वो हर साल प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। क्लियर? अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करके आए। अब हम लोग जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। अब इनके आंसर्स आपको देने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं खुद कराऊंगा और कुछ के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? इसका राइट आंसर है फ्रांस। राइट आंसर कौन सा है? फ्रांस। अभी पढ़ा हम लोगों ने 1954 में फ्रांस सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। और भारत में ये कब लागू हुआ? तो भारत में ये आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी लागू करने की सिफारिश सबसे पहले किसने की? तो केलकर टास्क फोर्स। केलकर टास्क फोर्स यानी कि एक कमेटी थी, उन्होंने सबसे पहले सिफारिश की थी, है ना? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? संशोधन पूछा गया है, अनुच्छेद नहीं पूछा गया है। तो संशोधन कौन सा हुआ था? 101वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2016 में हुआ था। उसमें ही संवैधानिक दर्जा जीएसटी को मिला था। क्लियर हुआ? तो 2016 में 101वां संविधान संशोधन पारित हुआ। जम्मू कश्मीर में जीएसटी 8 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में जो जीएसटी है वो 8 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। पूरे भारत में सबसे अंत में आर्टिकल
तो पूरे भारत में अंत में आर्टिकल 279 ए जीएसटी काउंसिल को संवैधानिक दर्जा देता है ना। अब ये जो मैंने पॉइंट बताया कि जम्मू कश्मीर में जीएसटी 8 जुलाई 2017 को लागू हुआ, तो यह कंपैरिजन किससे कि पूरे भारत में सबसे अंत में यहाँ लागू हुआ था, है ना। और ये जो आर्टिकल 279 ए बताया गया है, यह बताया गया है कि जीएसटी काउंसिल को संवैधानिक दर्जा देता है। आर्टिकल 279 ए जीएसटी काउंसिल को संवैधानिक दर्जा देता है। यह आप नोट्स में अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हैं, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन इसी प्रकार बनते हैं। भारत के जीएसटी ढांचे का मॉडल किस देश की प्रणाली पर आधारित है? क्वेश्चन जीएसटी मॉडल से रिलेटेड है ना। तो जीएसटी किस देश ने लागू किया था पहले? फ्रांस 1954 में लागू किया। यहाँ मॉडल पूछा गया, तो मॉडल किस पर आधारित है? कनाडा, क्योंकि ड्यूल जीएसटी मॉडल है अपने यहाँ, सीजीएसटी एसजीएसटी। कनाडा का ड्यूल जीएसटी मॉडल केंद्र और राज्य दोनों एक साथ कर लगाते हैं। भारत में भी यही व्यवस्था है, सीजीएसटी एसजीएसटी, है ना। और इंटर स्टेट अगर होगा तो आईजीएसटी लगता है, केंद्र सरकार वसूलती है। नेक्स्ट, जीएसटी लागू होने के बाद निम्न में से कौन सा कर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और राज्य सरकारें अभी भी अलग से वसूलती हैं? यानी कि जीएसटी लागू हो गया है, उसके बाद एक अभी भी कोई कर है जो राज्य सरकारें अभी भी अलग से वसूलती हैं, तो वो कौन सा है? तो वह है मानव उपभोग हेतु मदिरा पर राज्य उत्पाद शुल्क। पूरी तरह ये बाहर नहीं हुआ है। पूरी तरह बाहर है। शराब, बिजली, रियल एस्टेट अस्थायी रूप से बाहर जो है। कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पाद एंड पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की मांग अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है जो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है? मानव उपभोग हेतु मदिरा का राज्य उत्पाद शुल्क। जीएसटी में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या अर्थ है? तो जीएसटी में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का अर्थ है कि आप जब व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में करते हैं, तो जिस राज्य में वह वस्तु भेजी गई है, मतलब जिस राज्य में आपने ट्रेड किया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे आईजीएसटी लेगी उसमें 50% जो होगा वह उपभोग करने वाले राज्य को देगा। यानी कि कर राजस्व जो होगा उस राज्य को मिलेगा जो जहां पर वस्तु सेवा का उपभोग होगा। पुरानी वैट व्यवस्था की क्या थी? ओरिजिन बेस्ड थी। उत्पादन राज्य को कर मिलता था, मीन्स जहां प्रोडक्शन हो रहा उसी को कर दे दिया जाता था। उपभोक्ता राज्य राजस्व मिलने लगा। जीएसटी आने से क्या हुआ? उपभोक्ता राज्य को राजस्व मिलने लगा। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला है, जीएसटी राजस्व में सर्वाधिक हिस्सेदारी इसी की। नेक्स्ट, जीएसटी पहचान संख्या यानी कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? अभी पढ़ा हम लोगों ने 15 अंक, है ना। पहले 2 राज्य का कोड, देन आपका आएगा पैन नंबर, है ना। आखिर कोड क्या है? स्टेट कोड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। यूपी का 09, दिल्ली का 07, महाराष्ट्र का 2727। तो जीएसटी के जो अंतिम अंक हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के, वो चेक डिजिट होता है जो वेरीफाई करता है किसी भी आइडेंटिफिकेशन नंबर को। जीएसटी इनके प्रथम 2 अंक किस का प्रतिनिधित्व करते हैं? जीएसटी इनके प्रथम 2 अंक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मीन्स फर्स्ट 2 डिजिट जो होंगे जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के, वह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह राज्य का कोड होता है। जैसे यूपी का 909, दिल्ली का 07, महाराष्ट्र का 27, अभी बताया मैंने।
तो इतना क्लियर होना चाहिए। पैन नंबर क्या होते हैं? 3 से 12 तक के अंक। 13वां अंक क्या होता है? एक ही पैन मतलब एक ही पैन पर कितने पंजीकरण हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसको दर्शाएगा। मान लीजिए मैंने कंपनी खोली, मैंने एक ही पैन पर 6 रजिस्ट्रेशन करा लिए, तो 13वें अंक में 6 लिखेगा, है ना। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो कि मान लीजिए कि मैंने 10 से ज़्यादा करा ली, तो 2 डिजिट होना 15 डिजिट ही है, तो उसको 10 कैसे लिखेंगे? तो जब 1 to 9 डिजिट ही इसमें लिखा जाएगा, है ना, 13वें अंक पे। बट जब आप 10 से ज़्यादा होंगे, 9 से ज़्यादा होंगे, तो वहाँ अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाएंगे। जैसे मान लो कि ए 10 के लिए यूज़ कर लिया गया, बी 11 के लिए यूज़ कर लिया गया, इस तरीके से। क्लियर? जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, है ना। तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जीएसटी काउंसिल में जो राज्यों का मतदान शक्ति होती है वह कितना होता है, केंद्र के पास शक्ति कितनी होती है, और कितना % उनको वोट बहुमत चाहिए होता है ना, कोई किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए। तो किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 75% बहुमत चाहिए, है ना। अब उसमें से 1/3 शक्ति तो केंद्र के पास ही होती है, और बाकी की जो शक्ति है 2/3 वो किसके पास होगी? राज्यों के पास। अब ये जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, इसमें कौन शामिल होता है? हेड होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, और अदर्स मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इस बैठक में शामिल होते हैं, है ना। तो किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए कितने % चाहिए बहुमत? 75%, यानी कि 33% तो उनके पास खुद ही है, और 67% नियर अबाउट किसके पास रहेगा पावर? अदर पे। क्लियर? नेक्स्ट, जब दो अलग अलग राज्यों के बीच व्यापार होता है तो कौन सा जीएसटी लागू होता है? यानी कि इंटर स्टेट हो रहा है ना, तो आईजीएसटी यहाँ पे लागू होता है। एक ही राज्य में जब होता है तब सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, बट इंटर स्टेट में आ गए तो आईजीएसटी केंद्र वसूलेगा ना। यूनियन टेरिटरी बिना लेजिस्लेचर है, देन वहाँ पे भी आपका यूटीजीएसटी हो जाएगा एसजीएसटी की जगह, बट मतलब ये लेजिस्लेचर अगर है वहाँ पर, देन आपका एसजीएसटी ही लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान निकोबार में एसजीएसटी की जगह क्या लगाया जाता है? यहाँ क्या क्वेश्चन लिखा है? बिना विधानसभा, अभी बताया बिना विधानसभा की बात अगर हो गई मीन्स वहाँ पे यूटीजीएसटी आपका लगेगा, है ना, तब एसजीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज वो विधानसभा वहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ पर विधानसभा नहीं है वहाँ पर, इसलिए एसजीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? क्या लगेगा? यूटीजीएसटी। जीएसटीएन का पूरा नाम क्या है? ये आज का आप लोगों का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसके बारे में जो भी नॉलेज है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर कितने % जीएसटी लगाया जाता है? इसका राइट आंसर है 28%, बट ये जीएसटी स्लैब कौन सा है? ओल्ड। न्यू जीएसटी जो आया है स्लैब, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर 40 होगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दोनों तरीके से उस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट, जीएसटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसे पहला आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये भी आज का रहा आपका दूसरा क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जीएसटी परिषद में राज्यों की कुल मतदान शक्ति कितनी है? राज्यों की पूछा गया है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें 75% बहुमत के बारे में डिस्कस किया किसी भी प्रस्ताव के लिए। तो इसका बताइए क्या होगा?
जीएसटी परिषद में राज्यों की कुल मतदान शक्ति कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2/3 राज्यों की पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी लागू करने की सर्वप्रथम सिफारिश किस समिति ने की थी? सर्वप्रथम सबसे पहले तो केलकर टास्क फोर्स ने की थी। विजय केलकर थे कौन? तो विजय केलकर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। फिनेंस कमीशन के अध्यक्ष भी रहे थे, है ना? तो इनके बारे में भी अच्छे से आप पढ़िएगा। – 2016 की नोटबंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे वह थे उर्जित पटेल। 2016 की नोटबंदी के दौरान बंद किए गए 500 और 1000 के नोट उस समय चलन में मौजूद कुल मुद्रा का लगभग कितना परसेंट थे? कुल मुद्रा का आंसर है 86%। लिंक पॉइंट जो भी हैं आप वो उनको पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट, नोटबंदी के तत्काल बाद डिजिटल लेन देन को सरल बनाने हेतु सरकार ने कौन सा आधिकारिक ऐप लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है भीम ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? भीम ऐप। अब यह भीम ऐप डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। मई 2023 में RBI ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने के लिए किस नीति का पालन किया? क्लीन नोट पॉलिसी। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। जीएसटी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क CVD, इन तीनों को क्या कहते हैं? तो इन तीनों को जीएसटी में समाहित केंद्रीय कर कहा जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ये जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा वह संविधान के मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व रहेगा, और इसका वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।